क्वाल कैपिटाया के अरबपति प्रमुख माइकल मॉरिस से पूछा कि सिक्वाया को इतनी सफलता कैसे मिली। मॉरिस ने कहा, दीर्घायु, यह चिन्हांकित करते हुए कि वो वीसी कंपनियां 5 या 10 साल तक सफल होती है, लेकिन सिक्वाया 4 दशक तक समृद्ध होती रही है। रोजा ने पूछा, ऐसा क्यों था? मॉरिस, मुझे लगता है कि हमें व्यवसाय से बाहर होने का डर हमेशा से रहा है। रोज, सच में? तो ये डर है? सिर्फ असुरक्षित व्यक्ति ही टिके रहते हैं। मॉरिस, ये काफ़ी हद तक सच है। हम मानते हैं कि आने वाले कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अपनी ख्याति पर निर्भर होकर नहीं रह सकते। हम लापरवाह भी नहीं हो सकते। हम ये नहीं मान सकते कि अतीत की सफलता भविष्य की समृद्धि में परिवर्तित हो सकती है। यहाँ पर भी उत्तरजीविता, न तो विकास, न बुद्धि, न ही अंतर्वृष्टि, लंबे समय तक जमे रहने की योग्यता, बिना मिटे और बिना हार मानने पर मजबूर होने के, यही सबसे अधिक मायने रखता है। यह आपकी कार्यनीति की आधारशिला होनी चाहिए, फिर बात चाहे निवेश की हो या आपके करियर की या व्यवसाय की। उत्तरजीविता मानसिकता संपत्ति के मामले में इतनी आवश्यक क्यों है? इसके 2 कारण हैं। पहला प्रत्यक्ष है, कुछ लाभ इतने बड़े होते हैं कि उनके लिए मिट जाना भी योग्य है। दूसरा, जैसा कि हमने अध्याय 4 में देखा, कंपाउंडिंग का प्रति अंतः प्रज्ञात्मक गणित है। कंपाउंडिंग तभी काम करती है यदि आप किसी संपत्ति को वर्षों तक विकसित करने के लिए छोड़ दें। यह बिल्कुल ब्लूत के वृक्षों को उगाने जैसा है। 1 साल के विकास में कुछ खास उन्नति नहीं दिखती। 10 साल का विकास अर्थपूर्ण अंतर दिखा सकता है और 50 साल का समय कुछ पूर्णतः असाधारण रच सकता है। लेकिन उस असाधारण विकास को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए उन सभी अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से गुजरकर बचे रहना आवश्यक है, जिन्हें हर व्यक्ति अनिवार्य रूप से कभी न कभी अनुभव करता ही है। हम यह समझने में कई साल लग सकता है कि वॉरेन बफे ने निवेश प्रतिफल कैसे कमाए। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कंपनियों, सबसे सस्ते स्टॉक और सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकों को कैसे ढूंढा। ये कठिन है। इससे कम कठिन और अधिक महत्वपूर्ण ये जानना है कि उन्होंने क्या नहीं किया। वेरिएंट के नीचे नहीं दबे। उन्होंने अपने जीवन काल की उन 14 मंदियों के दौरान घबराकर स्टॉक नहीं बेचे। उन्होंने अपनी व्यवसायी प्रतिष्ठा को दूषित नहीं किया। उन्होंने खुद को एक कार्यनीति, किसी एक वैश्विक नज़रिए या गुजरते प्रचलन से नहीं जोड़ा। वे दूसरों के धन पर कभी आश्रित नहीं हुए। उन्होंने खुद को अक्रियाशील नहीं होने दिया और न ही हार मानी या सेवानिवृत्त हुए। वे टिके रहे। उत्तरजीविता ने उन्हें दीर्घायु प्रदान की और दीर्घायु 18 वर्ष से 89 वर्ष तक की आयु लगातार निवेश ने कंपाउंडिंग द्वारा अद्भुत परिणाम दिए। उनकी सफलता का वर्णन करते हुए ये एक पहलू सबसे अधिक मायने रखता है। आपको ये दिखाने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको रिक गुएरिन की कहानी सुननी होगी। आपने संभवतः वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगेर की निवेश जोड़ी के बारे में सुना होगा, लेकिन 40 वर्ष पहले इस समूह में एक तीसरा सदस्य भी था, रिक गुएरिन। वॉरेन, चार्ली और रिक ने साथ मिलकर निवेश किए और व्यवसाय प्रबंधकों के साक्षात्कार किए। फिर रिक जैसे कहीं गायब हो गया। कम से कम बफे और मुंगेर की सफलता की तुलना में। निवेशक मोहनीश पवराई ने एक बार बफे से पूछा था कि आखिर रिक को क्या हुआ। मोहनीश याद करते हुए कहते हैं, वॉरेन ने कहा, चार्ली और मैं हमेशा जानते थे कि हम बहुत धनवान बनेंगे। हम धनवान बनने में जल्दी नहीं थी, इसीलिए हमें पता था ऐसा होगा। रिक भी हमारी बराबरी में होशियार था, बस वो ज़रा जल्दी में था। हुआ कुछ यूँ कि 1973-74 की गिरावट में रिक सीमांत ऋण से दबा हुआ था और उन 2 वर्षों में शेयर बाजार लगभग 70% नीचे चला गया। इसलिए उसे मार्जिन कॉल मिले। उसने अपने बर्कशायर स्टॉक वॉरेन को बेच दिए। वॉरेन ने असल में कहा, मैंने रिक के बर्कशायर स्टॉक $40 प्रति एक की दर से भी कम में खरीदे। रिक बेचने पर मजबूर हुआ क्योंकि वो कर्ज में डूबा था। चार्ली, वॉरेन और रिक धनवान होने में समान रूप से सफल थे, लेकिन वॉरेन और चार्ली के पास धनवान बने रहने का अतिरिक्त कौशल भी था और लंबे समय में ये कौशल सबसे अधिक मायने रखता है। नसीम तालिब ने इसका कुछ इस तरह उल्लेख किया, आगे बने रहने और उत्तरजीविता में अंतर है। पहले के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है। आपको बर्बाद होने से बचे रहना है, हर कीमत पर। उत्तरजीविता मानसिकता को वास्तविक संसार में लागू करने के लिए 3 बातों की परख आवश्यक है। पहला, बड़े प्रतिफल चाहने से अधिक मैं आर्थिक रूप से अटूट होना चाहूँगा, और अगर मैं अटूट हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बड़े प्रतिफल मिलेंगे क्योंकि मैं अधिक समय तक टिका रहूँगा, जिससे कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखा सके। बुल मार्केट के दौरान कोई भी नकद धन रोक कर नहीं रखना चाहता।
वे ऐसी संपत्ति अधिकृत करना चाहते हैं जिसका मूल्य ऊपर जाए। बुल मार्केट के दौरान नगद धन रोकने से आप रूढ़िवादी दिख सकते हैं या ऐसा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आप तीव्रता से इस बात से अवगत हो जाते हैं कि अच्छा माल न लेकर आप कितना कुछ खो रहे हैं। कहिए कि नगद धन 1% की कमाई देता है और स्टॉक वार्षिक रूप से 10%। ये 9% का अंतर हर रोज़ आपको अंदर ही अंदर चुभता रहेगा। लेकिन अगर वही नगद धन आपको बियर मार्केट के दौरान अपने स्टॉक बेचने से रोकता है, उस नगद धन पर आपने जो वास्तविक प्रतिफल पाया वो 1% प्रतिवर्ष नहीं है, ये उसका कई गुना हो सकता है। क्योंकि एक बार की अंधाधुंध गलत समय की स्टॉक बिक्री को रोकने से आपको आजीवन प्रतिफल में अधिक लाभ मिल सकता है, बजाय दर्जनों बड़े स्टॉक खरीदने के। कंपाउंडिंग बड़े प्रतिफल पर निर्भर नहीं करती, मात्र अच्छे प्रतिफल जो बहुत लंबे समय तक टिके रहें, विशेषतः अस्त व्यस्तता और तबाही के बीच हमेशा जीत जाएंगे। दूसरा, योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है कि तब के लिए योजना बनाई जाए जब योजना काम न कर रही हो। वह क्या कहावत है, मेरे मन कुछ और हैं, वर्ता के कुछ और। आर्थिक और निवेश संबंधी नियोजना विकट होता है, क्योंकि यह आपको बताता है कि आपका वर्तमान आचरण औचित्य के दायरे में है या नहीं। लेकिन ऐसी कुछ ही योजनाएं होती है जो वास्तविक संसार में अपनी पहली मुठभेड़ के बाद टिक पाती है। अगर आप अगले 20 वर्षों के लिए अपनी आय, बचत दर और प्रतिफल की योजना बना रहे हैं, उन सभी बड़ी घटनाओं के बारे में सोचिए जो पिछले 20 वर्षों में हुई है, जिनका कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। 11 सितंबर आवास में उछाल और गिरावट, जिसके कारण लगभग 10 मिलियन अमेरिकी नागरिकों ने अपने घर गंवा दिए। आर्थिक संकट जिसमें लगभग 9 मिलियन लोगों की नौकरी चली गई। रिकॉर्ड तोड़ देने वाली स्टॉक मार्केट की रैली और कोरोना वायरस, जिसने इस किताब के लिखे जाने के समय पूरी दुनिया को हिला कर रखा है। कोई भी योजना तभी सफल कहलाती है जब वो वास्तविक की मार झेल सके, और अनिश्चितताओं से भरा भविष्य हर किसी की वास्तविकता है। एक अच्छी योजना इस तथ्य को नहीं झुठलाती, बल्कि वो इसे अपनाती है और त्रुटियों के लिए स्थान बनाती है। जितना अधिक आप किसी योजना के विशिष्ट पहलुओं को वास्तविक होना देखना चाहते हैं, उतना ही क्षीण आपका आर्थिक जीवन हो जाता है। अगर आपकी बचत योजना में त्रुटियों के लिए इतना पर्याप्त धन है, तो आप ये कह सकेंगे कि अगर अगले 30 वर्षों तक मार्केट प्रतिफल 8% हो तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर ये 4 वर्ष प्रतिशत रहे तो मैं भी संभाल लूँगा। उतनी ही अधिक मूल्यवान आपकी योजना बन जाएगी। बहुत से निवेश इसलिए असफल नहीं होते कि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए कि वे ऐसी परिस्थिति में काफ़ी हद तक ठीक थे जहां चीज़ों को एकदम ठीक होने की आवश्यकता थी। त्रुटियों के लिए स्थान, जिसे अक्सर सुरक्षा सीमा कहा जाता है, वित्त में सबसे अगोचर बल है। यह कई रूप में पाया जाता है। एक, मितव्ययी बजट, नम्य सोच और एक अबद्ध समय रेखा। कुछ भी जो आपके विभिन्न नतीजों के साथ सुखद पूर्ण रहने दे। ये रूढ़िवादी होने से अलग है। रूढ़िवादी होने का मतलब जोखिम के एक निश्चित स्तर से दूर रहना है। सुरक्षा सीमा का मतलब जोखिम के एक स्तर से अपनी उत्तरजीविता की संभावना को बढ़ाकर सफल होने की संभाव्यता को बढ़ाना है। और इसका जादू कुछ ऐसा ही है कि जितनी अधिक आपकी सुरक्षा सीमा होगी, उतना ही कम अनुकूल परिणाम हासिल करने की आपकी अत्यावश्यकता। तीसरा, एक संतुलन व्यक्तित्व जो भविष्य को लेकर आशावादी हो, लेकिन भविष्य में पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाली अड़चनों को लेकर आशंकित अत्यावश्यक है। आशावाद आमतौर पर इस धारणा के रूप में विभाजित किया जाता है कि सब अच्छा होगा, लेकिन यह परिभाषा अधूरी है। विवेकपूर्ण आशावाद एक ऐसी धारणा है कि संयोगानुपात आपके पक्ष में है, और चाहे बीच में कितनी भी विपत्ति का सामना करना पड़े, अंत में समय के साथ सब संतुलित होकर अच्छे परिणाम निकलेंगे। बल्कि आप ये जानते हैं कि बीच में विपत्ति तो आएगी ही। आप इस बात को लेकर आशावादी हो सकते हैं कि दीर्घकालिक विकास की वक्र रेखा सही रूप से ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन समान रूप से अवगत भी अब और तब के बीच का रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा है और हमेशा भरा रहेगा। ये दो बातें परस्पर अनन्य नहीं हैं। ये अवधारणा की दीर्घकालिक में कुछ उन्नत हो सकता है, भले ही लघुकाल में हास्यास्पद लगे। ये सजग नहीं है, लेकिन जीवन में अधिकतर चीज़ें ऐसे ही काम करती है। 20 साल की उम्र तक एक औसत व्यक्ति अपने मस्तिष्क के लगभग आधे अंतर्ग्रथनी संयोजन खो देता है, जो 2 वर्ष की उम्र में उसके मस्तिष्क में थे। जैसे जैसे अप्रभावी और अनावश्यक तंत्रिका पथ साफ होते जाते हैं, लेकिन एक औसत 20 वर्षीय व्यक्ति एक औसत 2 वर्षीय बच्चे की तुलना में अधिक होशियार होता है।
प्रगति के साथ विनाश न सिर्फ संभव है, बल्कि ये अधिकता से छुटकारा पाने का एक प्रभावी तरीका भी है। कल्पना कीजिए, यदि आप एक बच्चे के माता पिता हैं और आप अपने बच्चे के मस्तिष्क के अंदर देख पाएँ। हर सुबह आप पाएंगे कि बच्चे के मस्तिष्क में अंतर्ग्रथनी संयोजन कम होते जा रहे हैं। आप घबरा जाएंगे, आप कहेंगे ये ठीक नहीं है, यहाँ तो क्षति और विनाश हो रहा है, हमें व्यवधान की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर से मिलना होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। जो आप देख रहे हैं वो प्रगति का आम रास्ता है। अर्थव्यवस्था, मार्केट और करियर भी इसी प्रकार के पथ पर चलते हैं। क्षति के विकास। पिछले 170 वर्षों में यूएस अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा कि आप जानते हैं इस अवधि में क्या हुआ। आखिर कहाँ से शुरू करें? 9 बड़े युद्ध लड़ते हुए 1.3 बिलियन अमेरिकी मारे गए। कुल स्थापित की गई कंपनियों में से लगभग 99.9% बंद हो गई। 4 यूएस राष्ट्रपतियों की हत्या कर दी गई। मात्र एक वर्ष में लगभग 6,75,000 अमेरिकी फ्लू महामारी में मारे गए। 30 अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं में से प्रत्येक में कम से कम 400 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हुई। 33 मंदियां कुल मिलाकर 48 वर्ष तक चलीं। उन मंदियों में से किसी एक का भी पूर्वानुमान करने वालों की संख्या शून्य रही। स्टॉक मार्केट में किसी हाल से ऊंचाई से कम 102 बार 10% से अधिक की गिरावट आई। कम से कम 12 बार स्टॉक के मूल्यों में 1/3 की गिरावट आई। 20 अलग अलग वर्षों में वार्षिक मुद्रास्फीति 7% के पार हुई। गूगल के अनुसार आर्थिक निराशावाद ये शब्द कम से कम 29,000 बार समाचार पत्रों में छपे। 170 वर्षों से हमारा जीवन स्तर लगभग 20 गुना बढ़ा है, लेकिन मुश्किल से ऐसा कोई दिन गुजरा होगा जिसमें निराशावादी के लिए ठोस कारण न हो। एक ऐसी मानसिकता जो असुरक्षित होने के साथ साथ आशावादी भी हो, उसे बनाए रखना कठिन है, क्योंकि चीज़ों को श्वेत और श्याम में देखना आसान है बजाय सूक्ष्मांतर को समझने के। लेकिन दीर्घकालिक आशावाद का लाभ उठाने के लिए आपको लघुकाल में असुरक्षित अनुभव करना आवश्यक है। जेसी लिवरमोर ने कठिन रूप से जाना। उन्होंने अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों को अंत समझा। धनवान बनने के बाद उन्हें लगा कि धनवान बने रहना निश्चित था और वे अपराजेय थे। लगभग सब कुछ खो देने के बाद उन्होंने चिंतन करते हुए कहा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक सट्टेबाज के लिए घमंड से बचे रहने की सीख पाने के लिए कोई भी कीमत इतनी बड़ी नहीं है। बहुत से उत्कृष्ट व्यक्तियों की बड़ी सफलताएं सीधी घमंड से जोड़ी जा सकती है। ये एक महंगी बीमारी है। उन्होंने कहा, हर कहीं से लेकर हम हर किसी तक। आगे हम एक और पहलू देखेंगे, ये समझने के लिए कि आपदा के बीच प्रगति को समझना इतना कठिन क्यों हो सकता है। अध्याय 6। पट आप जीते। आप आधे से ज़्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी विपुल समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले 30 वर्षों से दृढ़ता के साथ काम करता आ रहा हूँ। मुझे लगता है इसका साधारण गणित ये है कि कुछ परियोजनाएं काम करती है और कुछ नहीं। दोनों में से किसी की भी निंदा करने का कोई मतलब नहीं, बस अगले की ओर बढ़ चलें। ब्रैड पिट, एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड स्वीकार करते हुए। हीज बर्गुएन 1936 में नाजी जर्मनी छोड़कर भागे। वे अमेरिका में जाकर बस गए, जहां उन्होंने यूसी बर्कले के साहित्य का अध्ययन किया। किसी भी प्रकार से अपनी युवावस्था में उन्होंने कुछ खास होनहारी नहीं दिखाई, लेकिन 1990 के दशक तक बर्गुएन हर तरह से तब तक के सबसे अधिक सफल कला व्यापारी बन चुके थे। 2000 में बर्गुएन ने अपनी पिकासोस बॉक्स, क्लीज और मेटिसेस के महाकाय संग्रह का एक भाग जर्मन सरकार को 100 मिलियन यूरो से भी अधिक की कीमत में बेचा। ये इतना अच्छा सौदा था कि जर्मन सरकार ने इसे प्रभावी रूप से दान ही समझा। निजी मार्केट में उस संग्रहण का मूल्य $1 बिलियन से भी अधिक था। एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी तादाद में उत्कृष्ट कलाकृतियों को एकत्रित कर सके, ये अद्भुत है। कला बहुत आत्मगत होती है। कोई भी जीवन की शुरुआत में इसका पूर्वानुमान कैसे लगा सकता था कि शताब्दी में आगे चलकर सबसे लोकप्रिय कृतियाँ कौन सी होंगी। आप कह सकते हैं कौशल, आप कह सकते हैं भाग्य। निवेश कंपनी हॉरिजन रिसर्च ने एक तीसरा स्पष्टीकरण दिया और ये निवेशकों के लिए काफ़ी उपयुक्त है। महान निवेशकों ने बड़ी मात्रा में कला की खरीदारी की। कंपनी ने लिखा, संग्रहों का एक उपवर्ग बढ़िया निवेश सिद्ध हुआ और उन्हें पर्याप्त रूप से लंबे समय तक रोक कर रखा गया, जिसने पोर्टफोलियो प्रतिफल पोर्टफोलियो के सर्वश्रेष्ठ तत्वों के प्रतिफल पर अभिसारित हो सके। यही है जो होता है। बर्गुएन की तरह ही किसी और द्वारा अभिग्रहित प्रकृतियों में से शायद
99% कम मूल्य की सिद्ध हुई हों, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर बाकी 1% किसी पिकासो जैसे कलाकार की कृतियाँ हों, बर्गुएन अधिकांश रूप से गलत हो सकते हैं और फिर भी आश्चर्यजनक रूप से सही सिद्ध हो सकते हैं। व्यवसाय और निवेश में भी बहुत सी चीज़ें ऐसे ही काम करती है। दीर्घ पुच्छ परिणामों के वितरण के सबसे दूर के अंत का वित्त में अद्भुत प्रभाव होता है। यहाँ घटनाओं में एक छोटी संख्या लगातार परिणामों के लिए उत्तरदायी हो सकती है। ये समझना कठिन हो सकता है तब भी जब आप गणित समझते हो। यह बिल्कुल सहजज्ञ नहीं है कि एक निवेशक आधा समय गलत हो और फिर भी समृद्धि प्राप्त कर ले। इसका मतलब ये है कि हम इस बात को कम आंकते हैं कि अनेकों चीज़ों का सफल होना कितनी आम बात है, और यही हमें ऐसा होने की बड़ी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। स्टीम बोट विली ने वॉल्ट डिज्नी को एनिमेटर के रूप में प्रसिद्ध किया। व्यावसायिक सफलता अलग बात थी। डिज्नी का पहला स्टूडियो दिवालिया हो गया। उसकी फिल्मों का निर्माण भीष्म रूप से महंगा था और चौंकाने वाली शर्तों पर वित्त पोषित। 1935 तक डिज्नी 400 कार्टून का निर्माण कर चुका था। उनमें से अधिकतर संक्षिप्त थे, अधिकतर दर्शकों के पसंदीदा थे और अधिकतर ने नुकसान उठाया। सो वाइट एंड सेवन डॉकवार्ट्स ने सब बदल दिया। 1938 के पहले 6 महीनों में इसने $8 मिलियन कमाए, जो कंपनी की पिछली किसी भी कमाई से एक परिणाम क्रम से ज़्यादा थे। इसने डिज्नी स्टूडियो को रूपांतरित करके रख दिया। कंपनी का सारा ऋण चुक गया था। मुख्य कर्मचारियों का प्रतिधारण बोनस मिला। कंपनी ने बुरबेक में एक नया नवदत्त स्टूडियो खरीदा जहां ये आज भी स्थित है। एक ऑस्कर ने वोल्ट को लोकप्रिय रूप से पूर्णतया यशस्वी बना दिया। 1938 तक वे कई 100 घंटों की फिल्म का निर्माण कर चुके थे, लेकिन उद्योग की भाषा में स्नो वाइट के 83 मिनट ही थे जो मायने रखते थे। कुछ भी जो बड़ा लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली है, एक पुच्छ घटना का परिणाम है, लाखों में एक दूरस्थ घटना। और ये हमारा ध्यान अधिकतर ऐसी चीज़ों पर जाता है जो बड़ी लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली हो। जब वे अधिकतर चीज़ें जिन पर हमारा ध्यान जाता है वे एक पुच्छ का परिणाम हो, इस बात को कम महत्व देना आसान हो जाता है कि वे कितनी दुर्लभ और शक्तिशाली हैं। कुछ पुच्छ संचालित उद्योग प्रत्यक्ष हैं। उद्यम पूंजी को ही लीजिए। अगर कोई वीसी 50 निवेश करे तो वह संभवतः उनमें से आधे की असफलता की अपेक्षा करते हैं, 10 के काफ़ी अच्छा करने की और 1 या 2 के बोनेंजा होने की पूंजी के प्रतिफल के 100% का संचालन कर सके। एक बार निवेश कंपनी कोरिलेशन वेंचर्ड ने आंकड़ों की संगणना की। 2004 से 2014 के बीच 21,000 से अधिक उद्यम वित्तीयन में से थे। 65% का पैसा डूब गया। 2.5% निवेश ने 10 से 20 गुना के बीच कमाया। 1% ने 20 गुना से अधिक प्रतिफल कमाया। आधा प्रतिशत 21,000 में से लगभग 100 कंपनियों ने 50 गुना से अधिक कमाई की, और यहीं से उद्योग का अधिकांश प्रतिफल आता है। आप सोचेंगे कि यही है जो उद्यम पूंजी को इतना जोखिम भरा बना देता है, और वीसी में निवेश करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि ये जोखिम भरा है। अधिकतर स्टार्टअप असफल हो जाते हैं और विश्व में बस कुछ को ही एक ही महासफल होने का अवसर मिलता है। यदि आपको अधिक सुरक्षित, पूर्वानुमेय और अधिक स्थिर प्रतिफल चाहिए तो आपको एक बड़ी सार्वजनिक कंपनियों में निवेश करना होगा। ऐसा ही आप सोचते होंगे। याद रखिए, पुच्छ से ही सब संचालित होता है। बड़े सार्वजनिक स्टॉक के समय के अंतराल में सफलता का वितरण उद्यम पूंजी में अलग नहीं है। अधिकतर सार्वजनिक कंपनियां बेकार है, कुछ अच्छा करती है और कुछ थोड़ा ही अद्भुत विजेता बन पाती है, जिनके हाथ में स्टॉक मार्केट का अधिकांश प्रतिफल होता है। जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट ने एक बार रसेल 3000 सूचकांक के लिए प्रतिफल का वितरण प्रकाशित किया, जो 1980 से सार्वजनिक कंपनियों का एक बड़ा विस्तृत समूह है। रसेल के सभी 3000 स्टॉक घटकों में से 40% ने कम से कम अपना 70% मूल्य गंवा दिया और इस अवधि में कभी उबर नहीं पाए। प्रभावी रूप में सूचकांक का कुल प्रतिफल 7% घटक कंपनियों से आया, जिन्होंने लगभग 2 मानक विचलन से बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसी अपेक्षा आप शायद उद्यम पूंजी से करेंगे, लेकिन ये एक अरुचिकर विविध सूचकांक में घटा। सार्वजनिक कंपनियों के इस वर्चस्व से कोई भी उद्योग नहीं बचा है। आधे से ज़्यादा सार्वजनिक प्रौद्योगिकी एवं टेलीकॉम कंपनियां अपना अधिकतर मूल्य खो देती है और फिर कभी उबर नहीं पाती। यहाँ तक कि जन उपयोगी सेवा संस्थानों में भी असफलता की दर 10 में से 1 से अधिक है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आपको एक सार्वजनिक कंपनी और रसेल 3000 का सदस्य बनने के लिए सफलता का एक स्तर प्राप्त करना होगा। ये स्थापित संस्थाएं हैं, न कि कोई अविश्वसनीय स्टार्टअप।
फिर भी अधिकतर का जीवन काल वर्षों में मापा जाता है, न कि पीढ़ियों में। इनमें से एक कंपनी का उदाहरण लीजिए, कोरलको, रसेल 3000 सूचकांक की एक पूर्व सदस्य। इसने 1980 और 90 के दशकों में कुछ सबसे बड़ी फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें रैम्बो की पहली 3 फिल्में, टर्मिनेटर 2, बेसिक इंस्टिंक्ट और टोटल रिकॉल शामिल है। कैरोल को 1987 में सार्वजनिक हो गई। उसे बहुत सफलता मिली और उसने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। 1991 में कैरोलके ने आधा बिलियन का मुनाफा कमाया, $400 मिलियन के मार्केट कैप के साथ, जो उस समय बड़ी राशि थी, खासकर एक फिल्म स्टूडियो के लिए। और फिर वो असफल हो गई। ब्लॉकबस्टर फिल्में आना बंद हो गई, कुछ बड़े बजट के प्रोजेक्ट असफल हो गए और 1990 के दशक तक पहुंचते पहुंचते कैरोल को बीता कल बन चुकी थी। 1996 में कंपनी दिवालिया हो गई, स्टॉक शून्य पर चला गया और बात खत्म। एक विपत्तिपूर्ण घाटा, और एक ऐसा घाटा जिसका सामना समय के साथ 10 में से 4 सार्वजनिक कंपनियां करती है। कैरोलको की कहानी बताने लायक इसलिए नहीं है कि यह अनोखी है, बल्कि इसलिए है कि ये बहुत आम है। ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। रसेल 3000 1980 से लेकर अब तक 73 गुना से अधिक विकसित हो चुका है। ये एक शानदार प्रतिफल है, ये सफलता है। सूचकांक में 40% कंपनियां प्रभावी रूप से असफल थीं, लेकिन 7% घटक जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, वे बेकार कंपनियों की कमी पूरा करने के लिए बहुत थी, ठीक हीज बर्गुइन की तरह। लेकिन पिकासो और मैटिस के बजाय माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट के साथ न सिर्फ कुछ कंपनियों ने हाथ में मार्केट का अधिकतर प्रतिफल होता है, बल्कि इन कंपनियों के अंदर और पुच्छ घटनाएं होती है। 2018 में अमेज़ॉन ने S&P 500 के प्रतिफल का 6% संचालित किया, और अमेज़ॉन की प्रगति लगभग पूरी तरह से प्राइम और अमेज़ॉन वेब सेवाओं के कारण है, जो खुद से उस कंपनी की पुच्छ घटनाएं हैं जिसने फायर फोन से लेकर ट्रैवल एजेंसी तक सैकड़ों उत्पादों का साथ में प्रयोग किया। 2018 में एप्पल लगभग 7% सूचकांक प्रतिफल के लिए उत्तरदायी था, और ये अत्यधिक रूप से आईफोन से संचालित होता है, जो तकनीकी उत्पादों के संचार में उतना टल आई है जितना हो सकता है। और इन कंपनियों में कौन काम कर रहा है? गूगल की भर्ती स्वीकृति दर 0.2% है, फेसबुक की 0.1%, एप्पल की लगभग 2% है। इसलिए इन पुच्छ परियोजनाओं पर काम कर रहे लोग जो पुच्छ प्रतिफल को आगे बढ़ाते हैं, उनके करियर भी टेल करियर होते हैं। यह अवधारणा की कुछ चीज़ें अधिकतर परिणामों के लिए उत्तरदायी होती है, मात्र आपके निवेश पोर्टफोलियो की कंपनियों के लिए लागू नहीं होती। ये निवेशक के रूप में आपके आचरण का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेपोलियन ने सेवना प्रवीण की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी: एक ऐसा आदमी जो एक काम कार्य को अंजाम दे सके जब उसके चारों तरफ सब व्याकुल हो रहे हों। निवेश में भी यही लागू होता है। अधिकांश वित्तीय सलाह आज के बारे में होती है, आपको बिल्कुल अभी क्या करना चाहिए और आज खरीदने के लिए कौन से स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन अधिकतर समय आज उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। अपने जीवन काल में एक निवेशक के रूप में आप आज या कल या अगले सप्ताह जो निर्णय लेंगे वे इतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे जितना वो जो आप उन थोड़े से दिनों में करेंगे, संभवतः कुल समय का 1% या उससे भी कम, जब आपके चारों तरफ सब लोग व्याकुल हो रहे हों। सोचिए, अगर आप हर महीने $1 बचाएं तो 1900 से 2019 के बीच में कितनी बचत करेंगे? आप वो हर डॉलर हर महीने यूएस स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। फिर चाहे बारिश हो या धूप, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अर्थशास्त्री किसी निकट मंदराती मंदी या नए बियर मार्केट के लिए शोर मचा रहे हों। आप बस निवेश करते जा रहे हैं। एक निवेशक ऐसा कर रहा है, उसे सुनाम देते हैं। लेकिन शायद मंदी के दौरान निवेश करना बहुत डरावना लगे। तो जब अर्थव्यवस्था मंदी में न हो, तब आप अपना $1 स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। महामंदी के समय सब बेच देंगे और अपने मासिक डॉलर की नकद के रूप में बचत करेंगे। और जब महामंदी खत्म होगी तो आप फिर से सब कुछ स्टॉक मार्केट में लगा देंगे। इस निवेशक को हम जिम कहते हैं। या फिर मंदी का डर मन में बैठने में आपको कुछ महीने लगते हैं और फिर आत्मविश्वास जुटाकर वापस मार्केट की ओर जाने में कुछ और समय लगता है। जब मंदी न हो, आप स्टॉक में $1 निवेश करते हैं, मंदी शुरू होने के 6 महीने बाद बेच देते हैं और मंदी खत्म होने के 6 महीने बाद वापस निवेश करते हैं। आपको हम टॉम कहेंगे। समय के एक अंतराल के बाद इन निवेशकों के पास कितना पैसा होगा? सू के पास $4,35,551 होंगे। जिम के पास $2,57,386 हैं। टॉम के पास $2,34,436 हैं।
सू एक मील से अंतर से जीत जाती है। 1900 से 2019 के बीच 1428 महीने थे। उनमें से 300 से कुछ अधिक मंदी के दौरान थे, तो सिर्फ 22% समय के दौरान अपना थी। सू ने जिम और टॉम के मुकाबले 3/4 अधिक राशि पाई। अब एक हाल ही का उदाहरण लें। देर 2008 या शुरुआती 2009 के कुछ महीनों में एक निवेशक के रूप में आपका आचरण जैसा रहा, वो आपके आजीवन प्रतिफल को अधिक प्रभावित करेगा उस सब की तुलना में जो आपने 2000 से 2008 तक किया। विमान चालकों पर एक पुराना चुटकुला है कि उनका काम घंटे दर घंटे बोरियत का है, बस बीच में सरासर जहचत के कुछ लम्हों के अलावा। निवेश भी ऐसा ही होता है। एक निवेशक के रूप में आपकी सफलता इस बात से निर्धारित होगी कि आप बीच में या महिला है जो उस समय में औसत कार्य कर सके जब उसके चारों तरफ सब व्याकुल हुए जा रहे हों। सारा संचालन पुच्छ के द्वारा ही होता है। जब आप ये मान लेते हैं कि व्यवसाय, निवेश और वित्त में सब संचालन पुच्छ द्वारा ही होता है, आप समझ जाते हैं कि बहुत सी चीज़ों का गलत हो जाना, टूटना, असफल होना या गिरना सामान्य बात है। यदि आप स्टॉक अच्छी तरह चुनना जानते हैं, शायद आप आधी बार ठीक होंगे। यदि आप एक अच्छे अग्रणी व्यवसायी हैं, तो शायद आपके आधे उत्पाद और कार्यनीतियाँ काम करेगी। यदि आप एक अच्छे निवेशक हैं, तो आपके अधिकतर वर्ष बस ठीक ठाक होंगे और बहुत से खराब होंगे। यदि आप एक अच्छे कर्मी हैं, तो आप कई प्रयासों और आजमाइशों के बाद सही क्षेत्र में सही कंपनी में स्थान प्राप्त कर लेंगे, और वो तब अगर आप अच्छे हों। पीटर लिंच हमारे समय के सर्वश्रेष्ठ निवेशकों में से एक हैं। अगर आप इस व्यवसाय में शानदार हैं, तो आप 10 में से 6 बार सही होंगे। उन्होंने एक बार कहा था, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको हर बार निपुण होना आवश्यक है, उदाहरण के लिए विमान उड़ाना, और फिर ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां आपको कम से कम हर बार अच्छा होना आवश्यक है, जैसे एक रेस्तरां का बावर्ची। निवेश, व्यवसाय और वित्त इन क्षेत्रों की तरह नहीं है। एक ऐसी बात जो मैंने निवेशकों और उद्योगपतियों से सीखी है वो ये कि कोई भी हमेशा अच्छे निर्णय नहीं लेता। सबसे प्रभावशाली व्यक्ति ऐसी खराब योजनाओं से भरे होते हैं जिन पर वे प्राय अमल कर बैठते हैं। अमेज़न को ही लीजिए। ये सोचना बिल्कुल सहजज्ञ नहीं है कि किसी भी बड़ी कंपनी में एक असफल प्रोडक्ट लॉन्च सामान्य और ठीक होगा। स्वभावतः आप सोचेंगे कि सीईओ को शेयर धारकों से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन सीईओ जेफ बेजोस ने कंपनी के फायर फोन के दुर्भाग्यपूर्ण लॉन्च के कुछ ही देर बाद कहा, अगर आप सोचते हैं कि ये एक बड़ी असफलता है, हम फिलहाल इससे भी बड़ी कई असफलताओं पर काम कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनके सामने फायर फोन एक छोटे ब्लिप जैसा नज़र आएगा। अमेज़ॉन के लिए फायर फोन पर इतना घाटा ठीक है क्योंकि इसका भुगतान अमेज़ॉन वेब सर्विसेज जैसी किसी सेवा में हो जाएगा जिससे खरबों डॉलर की आय होती है। पुच्छ द्वारा किया गया बचाव। नेटफ्लिक्स सीईओ रीड होस्टिंग ने एक बार घोषित किया कि उनकी कंपनी कई बड़े बजट के प्रोडक्शन रद्द कर रही है। उन्होंने कहा, हमारा हिट अनुपात फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा कंटेंट टीम को ताकीद करता रहता हूँ, हमें और जोखिम उठाना होगा। आपको असाधारण चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि कुल मिलाकर हमारा कैंसल रेट ज़्यादा होना चाहिए। ये ना तो भ्रम है और न ही उत्तरदायित्व की हार। ये इस बात की बुद्धिमत्ता अस्वीकृति है कि किस प्रकार पुच्छ द्वारा असफलता का संचालन होता है। हर अमेज़ॉन प्राइम या ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक के लिए आप निश्चय ही जानते हैं कि कुछ असफलताएं भी झेलनी पड़ेगी। इस बात के स्वाभाविक न प्रतीत होने के कारण ये भी हैं कि अधिकतर क्षेत्रों में हम बस तैयार उत्पाद को देखते हैं, उस घाटे को नहीं जिसने पुच्छ सफलता उत्पाद को आगे बढ़ाया है। जिस क्रिस रॉक को मैं टीवी पर देखता हूँ वो हास्यास्पद और त्रुटिहीन है। वो क्रिस रॉक जो हर साल दर्जनों छोटे क्लब में अभिनय करता है, वो बस ठीक ठाक है। ऐसा ही होता है। कोई भी निपुण हास्य अभिनेता पहले से ये नहीं जान सकता कि कौन से चुटकुले बढ़िया तौर पर बाहर आएंगे। हर बड़ा हास्य अभिनेता बड़े स्थलों में प्रदर्शन करने के पहले छोटे क्लबों में अपने काम की परख करता है। रॉक से बार पूछा गया कि क्या वे छोटे क्लबों की कमी महसूस करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, जब मैं कोई दौरा शुरू करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सीधे अखाड़े में उतर जाता हूँ। इस पिछले दौरे से मैंने पहले एक न्यू ब्रंसविक में स्ट्रेट फैक्ट्री नाम की एक जगह में प्रदर्शन किया। दौरे के लिए तैयार होने के लिए मैं लगभग 40 से 50 शो किए। एक समाचार पत्र ने इन छोटे क्लबों के सत्रों को प्रकाशित किया। इसमें बताया गया कि किस प्रकार लोग अपने नोट्स के पन्ने पलटते और बीच में अटक जाते थे। मुझे इनमें से कुछ चुटकुले हटाने होंगे। उन्हें प्रसहन के बीचों बीच कहा, वे बढ़िया चुटकुले जो मैं नेटफ्लिक्स पर देखता हूँ वे पुच्छ हैं जो सैकड़ों प्रयासों के ब्रह्मांड से निकल कर आए हैं।
निवेशों में भी कुछ ऐसा ही होता है। वॉरेन बफे की कुल संपत्ति या औसत वार्षिक प्रतिफल जानना आसान है, या फिर उनके सर्वश्रेष्ठ सबसे उल्लेखनीय निवेश वे खुले तौर पर उपलब्ध हैं और उन्हीं के बारे में लोग बात करते हैं। हर वो निवेश जो उन्होंने अपने करियर में किया, उसका हिसाब लगाना बहुत कठिन है। कोई भी बेकार चयन, खराब व्यवसाय और बुरे अर्जन के बारे में बात नहीं करता, लेकिन वे बफे की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। वे उच्च संचालित प्रतिफल का दूसरा छोर हैं। 2013 में बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर सभा में वॉरेन बफे ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में 400 से 500 स्टॉक रखे, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 पर ही अपना अधिकतर पैसा कमाया। चार्ली मुंगेर ने कहा, अगर आप बर्कशायर के कुछ शीर्ष निवेशों को हटा दें, इसका दीर्घकालिक पिछला निष्पादन रिकॉर्ड बहुत ही औसत है। जब हम किसी प्रेरणास्रोत व्यक्ति की सफलताओं पर खास ध्यान देते हैं, तो हमें यह नज़रअंदाज कर देते हैं कि उनकी सफलताएं उनके छोटे कार्यों के लिए एक छोटे प्रतिशत के कारण हैं। इस कारण हम खुद की असफलताओं, हानियों और विघ्नों के चलते ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन ये सभी हम गलत हों या फिर लगभग सही, जैसा कि अक्सर विशेषज्ञ होते हैं। हो सकता है जब वे सही थे तो अधिक सही रहे हों, लेकिन यह संभव है कि दोनों उतनी ही बार गलत भी हो सकते हैं जितना कि आप। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही हैं या गलत, जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा था, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि जब आप सही हैं तो आप कितना धन कमा रहे हैं, जब आप गलत हैं तो कितना नुकसान उठा रहे हैं। आप आधे से ज़्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। हमारी आकाशगंगा में 100 बिलियन ग्रह हैं और जितना हम जानते हैं सिर्फ एक पर ही बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन मौजूद है। यह तथ्य कि आप ये किताब पढ़ रहे हैं, ये उस सबसे लंबी पुच्छ का परिणाम है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, और यह खुश होने की बात है। अब आगे देखते हैं कि कैसे धन संपत्ति आपको और अधिक खुश कर सकती है। अध्याय 7, स्वतंत्रता। अपने समय पर नियंत्रण पाना संपत्ति द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा लाभांश है। समृद्धि का उच्चतम रूप हर सुबह उठकर ये कहने की क्षमता है, आज मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लोग खुशी पाने के लिए धनवान बनना चाहते हैं। सुख एक जटिल विषय है क्योंकि सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन सुख का अगर कोई सहविभाजक है, आनंद का एक सर्वव्यापी ईंधन, वो ये लोगों को अपने जीवन पर नियंत्रण करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, कब और किसके साथ और कितने समय तक ऐसा कर पाने की क्षमता अमूल्य है। ये सबसे बड़ा लाभांश है जो संपत्ति से मिलता है। एंगस कैंपबेल मिशिनिग विश्वविद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक थे। वे 1910 में जन्मे थे और उन्होंने ऐसा समय में अनुसंधान किया जब मनोविज्ञान प्रभावशाली रूप से उन विकारों पर केंद्रित हुआ करता था जो लोगों को धराशायी कर देते हैं, जैसे डिप्रेशन, उत्कंठा, स्किज़ोफ्रीनिया। कैंपबेल जानना चाहते थे कि लोगों को किससे खुशी मिलती है। 1981 में छपी उनकी किताब द सेंस ऑफ वेल बीइंग इन अमेरिका ये कहते हुए शुरू होती है कि जितना बहुत से मनोवैज्ञानिक मानते हैं, आमतौर पर लोग जीवन में उससे ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से अन्यों से बेहतर नजर आ रहे थे, और आप उन्हें आवश्यक रूप से आय या भूगोल या शिक्षा के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि इन सभी वर्गों में बहुत से लोग दुखी पाए जाते हैं। सुख का सबसे शक्तिशाली सहविभाजक सरल था, कैंपबेल ने खुलासा किया। अपने जीवन पर नियंत्रण की एक गहन अनुभूति सुख की नकारात्मक भावनाओं का अधिक विश्वसनीय पूर्वानुमान करता है, बजाय जीवन की उन वस्तुनिष्ठ शर्तों के जिन पर हमने गौर किया है। आपके वेतन से अधिक, आपके घर के आकार से अधिक, आपके काम की प्रतिष्ठा से अधिक आप क्या करना चाहते हैं, कब किन लोगों के साथ, इस पर नियंत्रण सबसे बड़ा जीवन शैली चर है जो लोगों को सुख प्रदान करता है। संपत्ति का सबसे बड़ा आंतरिक मूल्य जो इससे अधिक बयान नहीं किया जा सकता, आपको आपके समय पर नियंत्रण प्रदान करने की क्षमता है। थोड़ा थोड़ा करके स्वतंत्रता और स्वायत्ता का एक स्तर प्राप्त करना जो अव्यवहित संपत्ति से मिलता है और आपको इस बात पर अधिक नियंत्रण देता है कि आप क्या कर सकते हैं और कब। संपत्ति की एक छोटी राशि का मतलब है उन कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी लेने की क्षमता जब आप बीमार हों, बिना अपना बैंक खाली किए। थोड़ी और राशि का मतलब है नौकरी गंवा देने के बाद एक अच्छी नौकरी हाथ लगने की प्रतीक्षा करना, इसके बजाय कि सामने आने वाली पहली नौकरी लेनी पड़े। यह ज़िंदगी बदल सकता है। 6 महीने के आपाती खर्च का मतलब है अपने बॉस से डर कर न कहना, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको कुछ समय लेकर नई नौकरी ढूंढनी पड़े तो आप बर्बाद नहीं होंगे। इससे अधिक संपत्ति का मतलब है कम वेतन लेकिन नम्य कार्य समय वाली नौकरी चुनने की क्षमता।
शायद जिसमें ऑफिस आने जाने में कम समय लगता हो, या फिर किसी मेडिकल आपातकाल से निपटने की क्षमता, बिना इस बात की चिंता किए कि आप उसका खर्च कैसे चुकाएंगे। फिर सेवानिवृत्त होना जब आप चाहते हों, न कि जब आपको सेवानिवृत्त होना पड़े। अपनी संपत्ति को समय और विकल्पों को खरीदने के लिए प्रयोग का जो जीवन शैली लाभ है, उसका मुकाबला शायद ही कुछ विलास वस्तुएं कर सकती है। अपने कॉलेज के दिनों में मैं एक निवेशकर्ता बैंकर बनना चाहता था। कारण सिर्फ एक था, वे बहुत पैसे कमाते हैं। बस यही एक प्रबल प्रेरणा थी और मुझे 100% विश्वास था कि जब मैं ये पा लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। अपने जूनियर वर्ष में लॉस एंजलिस में एक निवेश में मैंने एक समर इंटर्नशिप प्राप्त कर ली और मुझे लगा कि मानो करियर में मेरी लॉटरी लग गई। यही तो मैं हमेशा से चाहता था। अपने पहले ही दिन से मैं जान गया कि निवेशकर्ता बैंकर इतना पैसा कैसे कमाते हैं जितना मुझे लगता था कि मनुष्य झेल सकते हैं। वे उससे कहीं ज़्यादा लंबे और नियंत्रित समय के लिए काम करते हैं। वास्तव में अधिकतर लोग ही नहीं झेल सकते। आधी रात से पहले घर जाना विलासिता समझा जाता था और ऑफिस में एक कहावत थी, यदि आप शनिवार को काम पर नहीं आते हैं तो रविवार को लौट कर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नौकरी बौद्धिक रूप से उत्तेजक थी, वेतन भी अच्छा देती थी और मुझे महत्वपूर्ण होने का एहसास भी कराती थी। लेकिन मेरे समय का हर एक क्षण मेरे बॉस की मांगों का गुलाम बनकर रह गया था, जो इसे मेरे जीवन का सबसे दुखी अनुभव बनाने के लिए काफ़ी था। इंटर्नशिप 4 महीने की थी, मैं सिर्फ 1 महीने टिक पाया। यहाँ सबसे कठिन बात यह थी कि मुझे काम बहुत पसंद था और मैं कड़ी मेहनत भी करना चाहता था। लेकिन जो आपको इतना पसंद हो उसे एक ऐसे शेड्यूल के अनुसार करना जिस पर आपका कोई नियंत्रण न हो, वो एकदम वैसा ही महसूस होता है जैसे कोई काम करना जो आपको एकदम नापसंद हो। इस भावना का एक नाम है, मनोविज्ञान इसे प्रतिघात कहते हैं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में एक मार्केटिंग प्रोफेसर जोहान बर्जर ने इसे इस प्रकार संक्षिप्त किया। लोग ये महसूस करना पसंद करते हैं कि नियंत्रण उनके हाथ में है, वे चालक की गद्दी पर हैं। जब हम उनसे कुछ करवाने का प्रयास करते हैं तो वे असशक्तता का अनुभव करते हैं। ये महसूस करने की बजाय कि उन्होंने खुद कोई विकल्प चुना, उन्हें लगता है कि हमने उनके लिए चुनाव किया। वे या तो न कह सकते हैं और या फिर कुछ करते हैं, तब भी अगर मौलिक रूप से उन्होंने खुशी खुशी वही विकल्प चुना होता। जब आप ये मान लेते हैं कि यह कथन कितना सच है, आप समझ सकते हैं कि संपत्ति का ऐसे जीवन के साथ संरेखण करने की अद्भुत प्रतिफल मिलता है जिसमें आप वो कर सकते हैं जो आप चाहें, जब आप चाहें, जिसके साथ चाहें, जहां आप चाहें और जब तक आप चाहें। एक सफल उद्योगपति डेरेक सीवर्स ने एक बार एक मिस्र के बारे में लिखा। उन्होंने उसके सबसे धनवान बनने की कहानी के बारे में पूछा था। मैनहट्टन में मेरे पास एक नौकरी थी जिससे मैं $20,000 प्रति वर्ष कमाता था, लगभग न्यूनतम मजदूरी। न मैंने कभी बाहर खाना खाया और न ही कभी टैक्सी में बैठा। मेरे रहन सहन का कुल खर्च $1,000 प्रति माह था और मेरी मासिक आय $1,800 प्रति माह। मैंने 2 साल तक एक नौकरी की और $12,000 बचाए। तब मैं 22 वर्ष का था। जब मेरे पास $12,000 थे तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर पूरे समय के लिए संगीतज्ञ बन सकता था। मैं जानता था कि हर महीने मुझे काम मिल जाएगा जिससे मेरे रहन सहन का खर्च निकल आएगा, इसलिए मैं आज़ाद था। मैंने 1 महीने बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी दोबारा नौकरी नहीं की। जब मैंने अपने दोस्त को एक कहानी सुनाई, उसने पूछा आगे क्या हुआ। मैंने कहा नहीं, कहानी बस इतनी ही। उसने कहा नहीं, जब तुमने अपनी कंपनी बेची उसके बाद क्या हुआ। उसने कहा उससे मेरी ज़िंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया, उससे बस मेरे बैंक में अधिक राशि आई। बदलाव जब आया जब मैं 22 वर्ष का था। विश्व के इतिहास में यूनाइटेड स्टेट्स सबसे समृद्ध राष्ट्र है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यहाँ के नागरिक औसतन 1950 की तुलना में अधिक खुश हैं, जब समृद्धि और आय काफ़ी कम थी, मध्य स्तर पर थी। मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित होने के बाद 2019 में 140 देशों में 1.5 लाख लोगों पर किए गए गैलप सर्वेक्षण में पाया गया कि 45% अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि उन्होंने पिछले दिन काफ़ी चिंता का अनुभव किया। वैश्विक औसत 39% था। 55% अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि उन्होंने पिछले दिन काफ़ी तनाव का अनुभव किया। बाकी विश्व के लिए 35% ने ऐसा कहा। जो यहाँ देखा गया उसका एक बड़ा कारण यह है कि हमने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बड़ी और बेहतर वस्तुएं खरीदने में लगा दिया है, लेकिन साथ ही
हमने अपने समय पर अधिक नियंत्रण भी गंवा दिया है और ये दोनों ही उत्तम रूप से एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। 1955 में मुद्रास्फीति से समायोजित होकर मध्यस्थ परिवार की आय $19,000 थी। 2019 में ये $62,000 से कुछ अधिक थी। हमने उस संपत्ति का एक ऐसा जीवन जीने के लिए इस्तेमाल किया है जिसकी 1950 के दशक में कोई मध्यस्थ परिवार भी कल्पना नहीं कर सकता था। एक मध्यस्थ अमेरिकी घर 1950 में 983 वर्ग फुट से 2018 में 2436 वर्ग फुट का हो चुका है। ये औसत अमेरिकी घर में रहने वालों की संख्या से ज़्यादा घुसलखाने हैं। हमारी कारें अधिक तेज और सुघड़ हैं, हमारे टीवी अधिक सस्ते और स्पष्ट हैं, लेकिन हमारे समय के साथ जो हुआ है वो प्रगति के जैसा दिखाई नहीं पड़ता और इसका कारण काफ़ी हद तक हम में से अधिकांश लोगों के रोजगार का स्वभाव है। जॉन डी रॉकफेलर अपने समय के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक थे। साथ ही वे एक एकांतवासी भी थे और अपना अधिकतर समय अकेले बिताना पसंद करते थे। वे बहुत कम बात करते, जानबूझकर खुद को दुर्गम बनाए रखते और जब किसी की ओर उनका ध्यान जाता तो भी चुप रहते। एक रिफाइनरी कर्मचारी जो कभी कभार उनकी बातें सुनता था, उसने एक बार बताया, वे बाकी सबको बात करने देते हैं और खुद बस बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कहते। जब बैठकों में उनकी खामोशी के बारे में पूछा जाता तो रॉकफेलर अक्सर ही कविता पढ़कर सुनाते थे। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था बलूत के पेड़ पर। जितना ज़्यादा वो देखता उतना ही कम बोलता, जितना कम बोलता उतना ही ज़्यादा सुनता। हम सब उस उल्लू के जैसे क्यों नहीं हैं आखिर? रॉकफेलर काफ़ी अजीब थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा पता लगाया जो अब लाखों करोड़ों कर्मियों पर लागू होता है। रॉकफेलर का काम कुएं खोदना, रेलगाड़ियों में सामान भरना या बैरल ढोना नहीं था। उनका काम सोचना और अच्छे निर्णय लेना था। रॉकफेलर का उत्पाद उनका प्रदेय वह नहीं था जो अपने हाथों से या फिर अपने शब्दों से करते थे। उनका उत्पाद वो था जिसे वे अपने मस्तिष्क में सोचा करते थे। इसलिए वे अपना अधिकांश समय और ऊर्जा वहीं लगाते थे। दिन भर चुपचाप बैठे रहना भले ही अधिकतर लोगों को आराम जैसा दिखता हो, लेकिन इस समय वे लगातार अपने मस्तिष्क में काम कर रहे थे और समस्याओं के समाधान ढूंढते रहते थे। ये उनके समय में अद्वितीय था। रॉकफेलर के समय में लगभग सभी काम हाथ से किए जाते थे। 1870 में अर्थशास्त्री रॉबर्ट गार्डन के अनुसार 46% रोजगार कृषि संबंधी था और 35% शिल्प और निर्माण संबंधी। कुछ व्यवसाय कर्मी के मस्तिष्क पर निर्भर करते थे। आप सोचते नहीं थे, आप मजदूरी किया करते थे बिना अवरोध के और आपका काम प्रत्यक्ष और भौतिक हुआ करता था। आज यह पलट चुका है। अब 38% रोजगार प्रबंधकों, अधिकारियों और व्यवसायों के रूप में पदांकित है। यह निर्णयन कार्य है। अन्य 41% सेवा कार्य हैं जो अक्सर आपके विचारों पर भी उतना ही निर्भर करते हैं जितना आपके काम पर। हम में से अधिकतर के पास ऐसा रोजगार है जो 1950 के किसी उत्पादन कर्मी के बजाय रॉकफेलर के काम से अधिक मेल खाता है, जिसका मतलब ये है कि हमारा दिन फैक्ट्री में निकलने के बाद खत्म नहीं होता। हम लगातार अपने दिमाग में काम करते रहते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि काम कभी खत्म ही नहीं होता। अगर आपका काम कार निर्माण का है तो जब आप असेंबली लाइन में ना हों आप कुछ अधिक नहीं कर सकते। आप काम से अलग होकर अपने उपकरण फैक्ट्री में छोड़ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका काम एक मार्केटिंग अभियान बनाने का है, एक विचार आधारित और निर्णय करता आपका उपकरण आपका मस्तिष्क है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। आप आवाजाही के समय, खाना बनाते समय, अपने बच्चों को सुलाते समय और व्याकुल होकर सुबह 3 बजे नींद से जगने के समय अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचते रहेंगे। आप शायद 1950 के मुकाबले कम घंटों के लिए काम कर रहे हों, लेकिन लगता यह है कि आप 24 घंटे काम कर रहे हैं। द एटलांटिक के डेरेक थॉमसन ने एक बार कुछ इस तरह प्रस्तुत किया, अगर 21वीं सदी का ऑपरेटिंग उपकरण एक संवहन यंत्र है तो इसका मतलब ये है कि आधुनिक फैक्ट्री जैसी कोई जगह नहीं है। यह अपने आप में पूरा दिन ही है। कंप्यूटर युग ने उत्पादकता के उपकरणों को ऑफिस से रिहा कर दिया है। अधिकतर ज्ञान कार्यकर्ता जिनके लैपटॉप और स्मार्टफोन संवहन सर्वांगीण मीडिया मेकिंग मशीनें हैं, वे सैद्धांतिक रूप से अपने मुख्य ऑफिस में दोपहर के 2 बजे भी उतने ही उत्पादक हो सकते हैं जितना टोक्यो विवर्क में सुबह के 2 बजे या फिर आधी रात पर सोफे पर। पिछली पीढ़ियों की तुलना में अपने समय पर नियंत्रण क्षीण हो चला है और चूंकि समय पर नियंत्रण सुखी होने के लिए मुख्य रूप से प्रभावकारी है, इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग पहले के मुकाबले अधिक समृद्ध होने के बावजूद ज़्यादा खुश महसूस नहीं करते।
इसके लिए हम आखिर करें तो क्या करें? इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अलग है। इसके लिए पहला कदम ये समझना है कि लगभग सभी लोगों को किससे खुशी मिलती है और किससे नहीं। ज़रा वैज्ञानिक कार्ल पिलेमर ने अपनी किताब